हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद एक बार फिर मैं अपने स्मार्ट अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपसे एक मुलाकात करने आया हूं। आज की इस मुलाकात में मैं कल जो कि हमारे काफ़ी सारे प्यारे बच्चों ने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, मैं उस पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कशन करने के लिए आया हूं। कल जो भी फीडबैक बच्चों से हमें मिला है उसमें तो यही बेटा निकल के आया है कि जैसा कि जेई मेंस में हुआ था, जैसा कि सीबीएसई 12th के भी एग्ज़ाम में हुआ है, फिजिक्स काफ़ी टफ आई, केमिस्ट्री मॉडरेट आई एंड बायोलॉजी इजी आई। तो काफ़ी बच्चों को पेपर में कुछ कन्फ्यूज़न भी होंगे सॉल्यूशंस को लेकर, ऑप्शंस को लेकर, कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो मैंने कहा कि एनटीए जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा क्यों ना उससे पहले एक अच्छा सा और इजी मोड में इन पेपर का सॉल्यूशंस अपने इन सभी प्यारे बच्चों और ऑडियंस के लिए अपने स्मार्ट अचीवर के यूट्यूब चैनल और अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड किया जाए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स और उनको कैसे अप्लाई किया गया था और वो ट्रिक क्या है जिससे हम कम समय में इन सॉल्यूशन को कर सकते थे या कईयों ने किया भी होगा। तो आइए और बिना समय को जाया किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना नीट 2025 पेपर डिस्कशन। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा हमारा आता है यह क्लास 11th का है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। आप सभी को स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट टू सिक्स्थ ऑर्बिट। क्वेश्चन है कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इस पे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहली चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे वेवलेंथ का फॉर्मूला बाय बोर्स थ्योरी की बेटा बात करें अगर हम इसमें यहाँ पर, तो बोर्स थ्योरी से ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जो भी लाइट एमिट होती है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जो भी लाइट एमिट्स होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में होती है जिसकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। और इस वेवलेंथ को फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू RD N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर, ये होता है। बट क्योंकि हाइड्रोजन तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं इसमें यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन में। फर्स्ट ट्रांजिशन की बेटा जब हम बात करते हैं इसमें यहाँ पर, तो ये हम लिखते हैं इसको λ1 और ये हो जाएगा RD, ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास बेटा होगा 3 का स्क्वायर। और सेकेंड ट्रांजिशन की बेटा अगर हम बात करें इसमें, तो सेकेंड ट्रांजिशन में क्या होगा, ये सेकेंड ट्रांजिशन में ये होगा 1/λ2 इज इक्वल टू RD इन ब्रैकेट 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा बेटा इसमें। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर RD अपॉन, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। ये λ1 आ गया और ये λ2 आ गया। ये है रिलेशन 1 और ये है रिलेशन 2। हम करते क्या यहाँ पर, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा λ2 अपॉन λ1। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ये बेटा हमारे पास आता है 4/1, ये 4/1 आएगा। और यहाँ से जब आप λ1 अपॉन λ2 फाइंड करेंगे तो ये बेटा आता है 1/4, जो कि इसका फाइनल आंसर है। और ये आपको दिया गया है ऑप्शन 4 में। तो ये इसका तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है बेटा इसमें यहाँ पर, ये भी एक तरीके से क्लास 11th का ही है और इन्होंने ये क्वेश्चन लिया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें कि स्टेटमेंट 1 दी गई है
अनलाइक गैलियम डेट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं गैलियम एक ऐसा मेटल होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई तो नहीं हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट तो बेटा गलत हो गई हमारी। अब आते हैं सेकेंड, ऑन पाउलिंग स्केल द नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन नॉट द सेम, बिल्कुल गलत है। पाउलिंग स्केल पर दोनों की नेगेटिविटी वैल्यू सेम होती, जो कि 3 के अराउंड होती है बेटा इसमें, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होती है। हाँ, प्रैक्टिकली ये डिफरेंट होती है, वेरी क्लोज होती है, और ये डिपेंड करता है कंपाउंड क्या हमारा, कंपाउंड टू कंपाउंड इनकी N और Cl दोनों की नेगेटिविटी वेरी करती है। ऑप्शन सी में आते हैं, कहते हैं कि सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल सही है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन 288 बनती है, तो सी तो सही है बेटा इसमें। और डी में आते हैं, कहते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उन्होंने लिखा कि सिलिकॉन की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, और एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है, और मैग्नीशियम की सोडियम से ज़्यादा होती है। तो इसमें थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। ये जो अरेंजमेंट है बेटा ये गलत है। सिलिकॉन की जो आयनाइजेशन थेरेपी होती है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से होती है, और एल्यूमिनियम की सोडियम से होती है। और यहाँ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, पेनिट्रेशन ऑफ सबशेल, इस वजह से ये एनोमलीज हमको देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारी जो ऑप्शन स्टेटमेंट डी है वो भी गलत है। अब कहते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम। तो सीजियम आप जानते हैं ग्रुप 1 में फ्रेंशियम से ठीक ऊपर है और सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। तो सीजियम का साइज लिथियम से भी बड़ा होगा, रुबिडियम से भी बड़ा होगा। मतलब स्टेटमेंट ई और स्टेटमेंट सी आर करेक्ट, और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि आपको ये एलिमेंटल एनालिसिस का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से पूछा गया है, जो कि कैटायन और की एनालिसिस का है। आपको बताना है कौन सा कैटायन किस ग्रुप का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट बेटा जो बिलोंग करता है ये ग्रुप 4 का आयन है, जबकि मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम बेटा ग्रुप 6 को बिलोंग करता है, लेड आयन ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं, और एल्यूमिनियम आयन ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन को गौर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पर डी का सेकेंड हो गया हमारा, इसके बाद सी का फर्स्ट हो गया, बी का 4 है, और ए का 3 है, और हमारा जो आंसर होगा बेटा वो है ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद ये ऑर्गेनिक का एक अच्छा सा कन्वर्जन है जिसमें आपको साइक्लोपेंटीन दी गई है, और यहाँ इन्होंने मिथाइल ग्रुप ऐड कर रखा है। पहले इसकी रिएक्शन हमें करानी है HBr के साथ, इन बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड से कराएंगे क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होगा। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है यहाँ पर, कि जो पॉजिटिव रेडिकल होते हैं ये उस एल्कीन कार्बन को हिट करेंगे जहाँ की हाइड्रोजन सबसे कम है, मतलब यहाँ पर, और नेगेटिव उस एल्कीन कार्बन को हिट करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा बनेगा, Br, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन इन्होंने KCN से कराई है, तो KCN क्या करेगी, यहाँ पर यहाँ से KBr माइनस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर मिथाइल, और ये हो गया Cn, ये हो गया यहाँ पर। इस Cn को इन्होंने ऐड किया किसमें, सोडियम एमलगम विद इथेनॉल। सोडियम एमलगम विद इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड करेगी,
और ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बेटा ये होगा कि दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे। अगर दो टूटेंगे तो दो वैलेंसी सी पे फ्री होगी और दो एन पर फ्री होगी। टोटल फ्री वैलेंसी 4 होती हैं, इसीलिए मैंने 4 हाइड्रोजन ऐड करी है। इसमें से 2 कार्बन पर आएंगी और 2 नाइट्रोजन पर, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये तो CH3 हो गया, ये होगा CH2NH2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। और ये अगर हमारे पास कहीं बन रहा है तो ये बन रहा है बेटा ऑप्शन ए में। तो इसका जो कन्वर्जन का जो आंसर है फाइनल, वो बेटा ऑप्शन ए है इसमें यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई, कहते हैं लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सेन फॉर्म्स आर्सेनिक फॉर्म आर्सेन। बिल्कुल सही लिखा है। जिस तरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर अमोनिया बनाता है, उसी तरह आर्सेनिक आर्सेन बनाता है ASH3। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट क्या है? एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। बिल्कुल गलत है। ग्रुप 15 के एलिमेंट ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं और पेंटाऑक्साइड भी बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारी ट्रू है, जबकि ये हमारी फॉल्स है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बी स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप होते क्या है? मेन ग्रुप बेटा कहते हैं बेसिकली SNP ब्लॉक को। SNP ब्लॉक को हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। क्या कहते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट। तो अगर इसमें S ब्लॉक और P ब्लॉक की बात की जाए इसमें यहाँ पर, तो ये तो D ब्लॉक हो गया, ये F ब्लॉक हो गया, ये हमारे पास अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट के p सबशेल में जा रहा है, ये तो P ब्लॉक हो गया, ये D ब्लॉक है, और ये आपका है क्या है हमारे पास नियॉन, ये S ब्लॉक है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा A एंड C, और A एंड C बेटा हमारे पास ये है आंसर। ये तरीका है इसको करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या नहीं एक्सप्लेन करती है? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डजंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय गैलुसैग्स लॉ दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 इन चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कहते हैं हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट है। कहते हैं फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन क्या होता है? ये होता है 10 इंटू हाफ लाइफ। सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसमें यहाँ पर। और हाफ लाइफ आपको दी गई 1 मिनट, तो अगर मिनट में आंसर आ रहा तो 10 मिनट होगा, और अगर सेकंड में आ रहा तो बेटा ये 600 सेकंड होगा। पर हमें मिनट में दिया गया तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर। कौन इसमें सिस एंड ट्रांस दोनों शो करेगा? सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। फिलहाल हम बात करते हैं ऑप्शन 4 की। लिखा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। साइक्लोहेक्सेन ये हो गया यहाँ पर, और 1,2 डाइमिथाइल है, ये हो गया हमारे पास। दूसरे पे आते हैं पेंटवनीन है। पेंटवनीन कैसे बनेगा? ये हो गया ऑप्शन 1, ये हो गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 2 क्या है? 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। और हेक्स 2 इन बनाना है, तो ये एस तो नहीं रहेगा बेटा इसमें, ये बन जाएगा। ये हो गया। इसके बाद बचता 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन।
तो आपका जो बेटा अगर कहीं बनेगा इसमें जो साइक्लो सिस और ट्रांस आइसोमर, तो साइक्लो बेटा जो सिस और ट्रांस आइसोमर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 4 में। अगर ये दोनों सेम साइड हैं तो सिस होगा, और अगर ये दोनों अक्रॉस द प्लेन होते हैं तो ये ट्रांस होगा बेटा इसमें। यहाँ पर ये तरीका है इसको यहाँ पर करने का। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 10 पर। कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, यहाँ पर इन्होंने पूछा कौन सा कॉम्प्लेक्स लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट रे को एब्जॉर्ब करेगा और कौन स्मॉलर। हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर देना है, शॉर्टर टू लॉन्गर या लॉन्गर टू शॉर्टर। तो देखो यहाँ पर ये डिपेंड करता है लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ हाई है तो वो बेटा क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी, वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा पर उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इन चारों कॉम्प्लेक्स में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो साइनाइड है, तो सबसे छोटी वेवलेंथ उसकी होगी। उससे पुअर अमोनिया है, उससे बड़ी वेवलेंथ अमोनिया में हो गई। पर सी और डी में वाटर क्या है, सेम है, तो लिगेंड भी सेम हुआ, बट टी आई की ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए वहां पर जो वाटर होगा टी आई के साथ वो ज़्यादा फोर्स होगा अपना लोन पेयर सेंटर एटम को देने के लिए, मतलब वो SFL हो जाएगा। और अगर वो SFL हो गया तो वो क्या होगा, ऑप्शन सी में जो वाटर है उसके कंपैरिजन में वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर है। तो अगर स्ट्रॉन्गर है तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, इसलिए डी वाले में जो वाटर है वो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट रे को एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू सेम क्या होगी यहाँ पर, वाटर एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ इन ऑप्शन नंबर सी। तो सी में सबसे लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट रे एब्जॉर्ब होगी और बी में सबसे छोटी वेवलेंथ की लाइट रे बेटा एब्जॉर्ब होगी। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। कहते हैं यहाँ पर बताना कौन पैरामैग्नेटिक है। देखो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक डिपेंड करेगा इसमें यहाँ पर नेचर ऑफ लिगेंड पर। अगर लिगेंड बेटा हमारा क्या है, SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हमारा है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जो अनपेयरिंग है वो पुल बैक होकर पेयरिंग बना लेगी। अगर पेयरिंग बना लेगी तो बेटा क्या होगा, इस केस में स्पिन इंडिविजुअल स्पिन 0 हो जाएगी। इंडिविजुअल स्पिन 0 होते ही मैग्नेटिक डाइपोल भी 0 हो जाएगा और वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो अगर हम इन पांचों कॉम्प्लेक्स में देखें तो इन पांचों कॉम्प्लेक्स में WFL केवल 2 है, एक तो क्लोराइड आयन है, दूसरा वाटर है। ये दोनों ही आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, और अगर ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड हैं तो उस केस में ये अनपेयरिंग पीछे शिफ्ट होकर पेयरिंग नहीं बनाएगी और ये परमानेंट रिमेन होगी। और अगर ये रिमेन होगी तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर ऐसा है तो केवल यहाँ 2 ही कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, वो है ए और डी, और करेक्ट ऑप्शन हमारा बेटा है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें इन्होंने ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है किसकी, उन एलिमेंट की जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूँ KO2, ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड में O2 की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है और K की +1, तो O की इंडिविजुअल -½ आएगी। H2O2 पेरोक्साइड होता है, यहाँ O2 की ऑक्सीडेशन नंबर -2 आएगी और O की -1 आएगी, ठीक है। और H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, चित परिचित है, हर बच्चा जानता होगा, +6 होती है। तो आंसर होगा +1 -1 +6, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये है हमारे पास, कहते हैं इसमें से कौन सा कंपाउंड रहता है जो बेंजीन नहीं बनाएगा। तो पहली वाली तो सोडा लाइम रिएक्शन है, क्लास 11th में पढ़ते हैं बेंजीन में। ये सोडियम बेंजोएट है, जिसे सोडा और लाइम में पास करेंगे तो Na2CO3 एलिमिनेट होगा, बेंजीन बन जाती है। ये एरोमेटाइजेशन है, किसी भी एल्काइन को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब पर पास करेंगे तो एरोमेटिक रिंग जरूर रिकवर होगी बेटा, यहाँ पर जब बनती है यहाँ पर बेंजीन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये आपकी पायरोलिसिस, किसी भी लॉन्गर एल्कीन की अगर आप पायरोलिसिस कर रहे हैं, खासकर एन-हेक्सेन की मॉलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड पर, तो यहाँ बेटा क्या होगा, बेंजीन बनती है। एंड लास्ट वन इज डाइजोनियम सॉल्ट, अगर आप डाइजोनियम को स्टीम पर पास करेंगे तो यहाँ फिनॉल बनता है। यही एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ बेंजीन बेटा रिकवर नहीं होगी, अदरवाइज बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड में बेंजीन रिकवर होगी। तो इन्होंने पूछा कहाँ नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर बेटा है ऑप्शन नंबर 4, यही इसका सही जवाब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन्होंने कहा है मोलर कंडक्टिविटी इतने
कंसेंट्रेशन की दी गई है 90, मतलब ये आपको 90 दिया गया है। हमने फाइंड कर लिया क्या, कॉलरस लॉ से इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन टू एनायन, जो कि आपको दिया हुआ हमने ऐड कर दिया, ये 400 आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बेटा होगा 90/400 और इसको सॉल्व करोगे ये इतना आएगा। देखिए क्वेश्चन तो बहुत इजी आए हैं, हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी हैं, ऐसा नहीं है, 2-4 टफ भी हैं, बिल्कुल हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि केमिस्ट्री मॉडरेट है। ओवरऑल एनालिसिस बेटा यही है कि केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायोलॉजी इजी है और फिजिक्स काफ़ी टफ है ये। पर देखिए फिर से वही बोलूँगा, जिन बच्चे ने 11th डे 1 से प्रिपरेशन करनी शुरू करी होगी, पक्का उसने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ये पेपर उन बच्चों के लिए बेटा नहीं है जो क्लास 12th में आने के बाद ये प्लान करते हैं कि मुझे भी नीट का एग्जाम देना है, मुझे भी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी MBBS करना है। तो इसलिए अगर अभी भी किसी का कोई ड्रीम है कि उसे भी 2027 में नीट फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है, तो जो बच्चे अभी 11th में आए हैं या जो भी 12th में हैं, उनसे मैं यही बोलूँगा अपने टाइम को अच्छे से प्लान करिए और उसको अच्छे से एग्जीक्यूशन में लाइए, तभी बेटा चीज़ें हैं। अदरवाइज वो लेबर वाली वर्किंग तो ख़त्म हो चुकी है, अब तो स्किल्ड लेबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज मेडिकल सबके लिए नहीं बेटा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रीजन एजर्शन का है, इन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बिल्कुल गलत है भाई, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगी तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, तो फॉल्स हो गया। फिर कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस विद एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगी बेटा तो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे, तो लेंथ तो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो दोनों फॉल्स है, तो बेटा ऑप्शन बेटा हमारा जो होगा वो होगा 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। दोनों फॉल्स है बेटा इसमें। नेक्स्ट ये हमारे पास कहते हैं कि ई कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं आपको, इसमें यहाँ पर बताना है कि मिनिमम कंडक्टेंस किसकी होगी। तो भाई देखो इसमें यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 1 और 2 को देखें इसमें यहाँ पर, तो इसमें आयनिक स्पेयर है ही नहीं, ना पहले ना बाद में, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो कंडक्टेंस नहीं होगी, मतलब 0 है। ठीक है, पर मिनिमम पूछा है, 0 नहीं पूछा है, तो भाई एक आंसर तो 0 हो जाएगा। बट अगर जैसे मिनिमम मतलब कुछ तो हो, तो कुछ भी अगर हम देखें तो भाई 3 और 4 को भी चेक कर सकते हो। इसको ब्रेक करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स और 3 क्लोराइड मतलब टोटल 4 आयन बनेंगे। इसको ब्रेक करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स और 2 क्लोराइड मतलब 3 आयन बनेंगे। जहां आयन कम है वहां कंडक्टेंस कम है, जहां आयन ज्यादा है वहां कंडक्टेंस ज्यादा है। तो इसमें ऑप्शन बेटा अगर ये दोनों चीज हो सकती है, 1, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, जब एनटी अपनी आंसर शीट शेयर करेगा तभी मालूम पड़ेगा बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए किसी भी एमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है बेटा वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, उस पर कितने एल्काइल ग्रुप हैं, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ जितने ज्यादा एरोमेटिक रिंग होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। कॉन्जुगेशन बेसिक स्ट्रेंथ को हमेशा डिक्रीज करता है क्योंकि स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो सबसे ज्यादा अगर एल्काइल ग्रुप है वो किसमें है, एन इथाइल इथेनामाइन में है जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप है। और किसमें कॉन्जुगेशन है तो वो बेटा है किसमें, बेंजामाइन में है। बेंजामाइन ये इसमें भी कॉन्जुगेशन है, बेंजीन है, पर साथ में एल्काइल ग्रुप भी है। तो इसमें जो बेसिक नेचर होगा वो इससे ज्यादा है। ओवरऑल सबसे कम बेसिक नेचर जो होगा वो एनिलीन में है, बेंजामाइन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक रिंग है अमीन के साथ जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगी। तो सबसे कम बेंजामाइन, फिर एनिलीन, फिर उससे ज्यादा इथेनामाइन और सबसे ज्यादा एन इथाइल इथेनामाइन। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कहते हैं किसमें नंबर ऑफ एटम बराबर है। तो भाई देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर सबके मोल फाइंड कर लिया मैंने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से ये आ गए। मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वो हमने कर लिया।
इस मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो मॉलिक्यूल को 6 से अगर मल्टीप्लाई करो 12 होंगे। यहाँ पर 3 इंटू 3 करिए, यहाँ भी 12 होंगे। इसमें 3 है और ये हमारे पास 6 आएगा, 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर 18 होंगे इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। इसमें भी 12 इंटू Na ही आएंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने किया है इसमें यहाँ पर, तो जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम किसमें, ABD में है। तो ABD बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, वो ही बेटा ये लिखा गया इसमें यहाँ पर। नेक्स्ट अगले पर आते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो भाई देखो किसी भी इन सभी देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है। कार्बोक्सिल ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना वीक बेस होगा, और जितने कम एल्काइल ग्रुप होंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अगर आप देखिए तो फॉर्मिक एसिड में एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कोई नहीं है, ठीक है ना। अब जितने ज्यादा तुम एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे, जैसे यहाँ H मिथाइल आ गया तो ये पुअर बेस है, यहाँ 2 मिथाइल आ गया ये और पुअर बेस हो गया, यहाँ 3 आ गए सबसे पुअर हो गया। तो जो करेक्ट ऑर्डर है बेटा वो ऑप्शन नंबर 3 है। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना पुअर एसिड होगा बेटा ये। नेक्स्ट इसमें आते हैं 21 पे, कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर एन एक्सट्रीम ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही लिखा है। अगर कोई भी आयन एटम या मॉलिक्यूल फेरोमैग्नेटिज्म है, मतलब उसके सबशेल के सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है विद पैरेलल स्पिन, तो वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेगा। बिल्कुल सही लिखा बेटा ये। तो स्टेटमेंट 1 जो बेटा वो ट्रू है। अब इन्होंने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन क्रोमियम 2+ एंड Nd3+, क्या है यहाँ पर, सेम है, बिल्कुल गलत होता है। क्रोमियम 2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जबकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बना लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो 1 इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। कहाँ है, 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का। नेक्स्ट इसके बाद 22 में 2 स्टेटमेंट है, कहते हैं बेंजीन डायसोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 to 278 केल्विन। आप यकीन नहीं मानोगे, कल ही मैंने ये रिएक्शन, ये प्रिपरेशन मैंने अपने क्लास 12th के बैच में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। बिल्कुल सही लिखा हुआ बेटा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ट्रू है। फिर इन्होंने कहा है इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, मतलब बेंजीन से आयोडोबेंजीन बनाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज ओनली वन वे टू प्रिपेयर। क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट को किससे पास करिए, पोटेशियम आयोडाइड से। बिल्कुल सही लिखा बेटा, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही जवाब। आप खुद देखिए फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हैं इस बार केमिस्ट्री में। नीट जेई मेन से भी इस बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे और इसमें भी बेटा बहुत आए हैं। इसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल शो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई देखो, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यूरिया अनआयोनाइज होता है तो कंसेंट्रेशन इतनी ही रहेगी। ये आयोनाइज होगा पोटेशियम और नाइट्रेट में, तो इसमें जो ओवरऑल कंसेंट्रेशन है वो इतनी होगी। ये 2 सोडियम 1 सल्फेट में होगा तो ये होगा 0.03 m होगा, और ये भी अनआयोनाइज है तो ये 0.015 m रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन इसमें है, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइज भी यही होगा, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ही होगा। ये आ गया है। कहते हैं 5 मोल ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड Y मेक अ सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर दिस। ये जो वेपर प्रेशर बेटा दिया हुआ है ये ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है, जो कि ऐड करने पर मालूम हुआ है 70 टॉर का। अब आइए कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फाइंड कर लीजिए सॉल्यूशन का। क्या होगा, ये होगा यहाँ पर Px इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस Py0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। ये हो जाएगा, इन्होंने Px और Py कितना दिया हुआ है 63। मोल फ्रैक्शन ऑफ X क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ X होगा
मोल ऑफ एक्स अपॉन टोटल मोल, तो ये हो जाएगा 5/15 और ये बेटा होगा 10/15। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना होगा 3, ये आएगा 21 प्लस ये होगा 52, ये आ गया 73 टॉर। मतलब जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है वो ऑब्जर्व से क्या है, ज्यादा है। मतलब ऑब्जर्व वेपर प्रेशर आपको क्या दिख रहा है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों ही सॉल्यूशन के हैं। तो अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम हो गया तो ग्राफ जो होगा बेटा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बेटा ये शो करेगा ग्राफ आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये कन्वर्जन दिया गया है जिसमें एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है। कहते हैं सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो किसी भी एस्टर्स को अगर आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक स्पेशल केस होता है और उसमें हम क्या यूज करते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBALH, ये यूज होगा बेटा यहाँ पर। वेरी स्पेशल कंडीशन होती है, यही वो कंडीशन है जिसमें हम किसी भी एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं बेटा यहाँ पर, और कोई नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं X इज फाउंड इन हनी। तो हनी में बेटा जो शुगर होती है इसमें डी ग्लूकोज भी होता है और डी फ्रक्टोज भी होता है, दोनों चीजें बेटा होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि ये कीटोन है, तो कीटोन बेटा यहां तो होता नहीं है, इसमें होता है। अल्फा और बीटा दोनों एनोमर बनते हैं, वो भी फ्रक्टोज में बन जाते हैं। बनते तो खैर अल्फा बीटा इसमें भी है, पर ये वाली प्रॉपर्टी वहां से कट हो गया। और फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी भी होता है। तो जो बेटा करेक्ट आंसर होगा ये है डी फ्रक्टोज। वंस अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डजंट बिलोंग टू लेसेग्ने टेस्ट। यही एक ऐसी रिएक्शन बेटा जो लेसेग्ने टेस्ट को नहीं बिलोंग करती है, बिकॉज लेसेग्ने टेस्ट इज प्रिपेयर्ड इन विद सोडियम और सोडियम सॉल्ट। तो इसमें ना तो सोडियम है ना सोडियम सॉल्ट है, तो यही एक ऐसा रिएक्शन है जो लेसेग्ने टेस्ट को बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, इसमें कहते हैं कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल टू 0.9 मोल। तो पहली चीज देखो यहाँ पर 7.2 से आधा करिए 3.6 होगा, 3.6 से आधा करेंगे तो 1.8 होगा और 1.8 का आधा 0.9 होगा। यहां पर हाफ लाइफ 1 हो गई, ये हाफ लाइफ 2 हो गई और ये हाफ लाइफ 3 हो गई बेटा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं है। मतलब जो 7.2 से 0.9 होने में जो समय लग रहा है वो क्या है, 3 इंटू हाफ लाइफ है। सबको दिख रहा है, 7.2 से 0.9 होने में जो समय लग रहा है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होगा 0.693/K। इसको आगे सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ हमको सॉरी K कितना दिया गया 0.03, ये हटाइए 0, ये कैंसिल होगा 10, ये आएगा 69.3 और यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड होगी। तो 69.3 ये है बेटा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही जवाब है। इस तरीके से चीजें हमें करनी है। नेक्स्ट 29 पर आते हैं। कहते हैं कि ये आपको दिया हुआ है वन आइडोब्यूटेन अंडरगो SN2 फास्टर देन 1 क्लोरोब्यूटेन। बिल्कुल सही है, आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो उसका रिमूवल भी इजी होगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्टेट जो एसर्शन है वो ट्रू है बेटा। पर इन्होंने ये लिखा है CH3 CH2 CH2 CH2I, दिस रिएक्शन इज फास्टर देन क्लोरोब्यूटेन। ये आइडोब्यूटेन में SN2 जो होती है क्लोरोब्यूटेन से फास्ट होती है, बिल्कुल सही बेटा ट्रू है। फिर कहते हैं आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, ये भी सही लिखा है बेटा इसमें यहाँ पर, मतलब रीजन भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3। assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं।
ये बेटा दिया गया। कुछ कैटलिस्ट है और रिएक्शन से मैच करना है। हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो हेबर प्रोसेस में बेटा आयरन यूज होती है, सही है। ये इस पेपर का बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे ऑप्शन मैच होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सबको पता होगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं है, अगर पता है तो ही कर पाओगे, रटी ये चीजें। तो हेबर प्रोसेस में आयरन यूज होता है, वेकर प्रोसेस में PdCl2 होगा, विल्किंसन रिएक्शन में ये होगा, और जिगलर नट्टा कैटलिस्ट बेटा ये ऑप्शन 4 है यहाँ पर। तो इसमें A का 1 हो गया, B का 2 होगा, C का 3 और D का 4। A1 B2 C3 4, ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है इसका, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहते हैं लाइक नाइट्रोजन डेट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेन, आर्सेनिक फॉर्म आर्सेन। जिस तरह नाइट्रोजन अमोनिया बनाती है, इस तरह आर्सेनिक भी आर्सेन बनाती है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ग्रुप 15 के एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं, सभी वजह हाइड्राइड बनाते हैं। और दूसरा एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी ट्राई पेंटाऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रुप 15 के एलिमेंट ट्राई ऑक्साइड ही बनाते हैं और पेंटा भी बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है बेटा वो फॉल्स है, जबकि ये ट्रू है। तो ये कहाँ हो जाएगा हमारा? ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन 1, ये इसका सही आंसर है बेटा। 32 पर आते हैं। आपको कुछ कंपाउंड दिए गए, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बनानी है। सबसे पहले XeF6। XeF6 में होता क्या है? 6 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है बेटा, ये होता है। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी? हाइब्रिडाइजेशन इसकी आएगी बेटा sp3d3, और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक लोन पेयर है। तो D का तो बेटा हो गया 3 और C का हो गया 4, XeO4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, स्क्वायर पिरामिडल होता है। XeO3 sp3 होगा एंड XeF2 sp3d लीनियर होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें? यहाँ पर D3C4 B1 A2, ये इसका सही जवाब है। एक मिनट, D3C4 A2 B1, हाँ ये बेटा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दिया गया, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है। अगर हम इसका मोनोक्लोरिनेशन यहां पर करें तो यह बनेगा CrCS2, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, और ये कायरल कार्बन है तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 2 बन जाएंगे। अगर हम इस पोजीशन पर करा दें तो क्या बनेगा हमारे पास? Cl आ जाएगा और ये होगा C2H5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर 1 बनेंगे क्योंकि ये कायरल नहीं है। अगर हम इस कार्बन पे करें तो क्या बनेगा? CH3 होल ट्वाइस CH, फिर CHCl CH3, ये भी कायरल कार्बन है, नंबर ऑफ आइसोमर 2 बनेंगे। और अगर हम इसमें देखें तो ये बनता है बेटा CH3 होल ट्वाइस CH, CH2 और CH2Cl, इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है, एक ही आइसोमर बनेगा। तो टोटल कितने बन गए? 2 2 4 और 1 2 6। नंबर ऑफ आइसोमर बेटा इसमें 6 बनेंगे टोटल आपके इसमें यहाँ पर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 34। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है बेरियम आयन का। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए हम। ये बेटा बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बेरियम सल्फेट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बेरियम सल्फेट क्रिस्टल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम आयन प्लस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, ये हो जाएगा।
बेरियम सल्फेट क्रिस्टल कितना, -4.5, ये हो जाएगा हमारे पास कितना है, -349, और ये x मान लिया हमने इसको, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 216। तो ये हमारे पास आएगा कितना तो इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, इसमें यहाँ पर -4.5, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 1 गए 3, और 3 में से 2 गए 1, ये -x हो जाएगा, और यहाँ से x कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 133 + 4.5, तो ये हमारे पास आएगा 128.5, जो कि हमारे पास क्या है, माइनस में, ये इसका आंसर है, और ये बेटा हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं, मैच करना है इसमें। यहाँ पर ये आपका आ गया है क्वेश्चन बेटा क्लास 11th का ही है, और कई चीज़ मिलाकर इन्होंने पूछी है। इसमें सरफेस केमिस्ट्री भी है, एस्टिमेशन सब कुछ है। जैसे ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक तरह से आपका वो दिया गया है कोलॉइड है आपका। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है मिक्सचर ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ये होता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। एमलगम क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड्स। एंड स्मोक क्या होता है, सॉलिड इन गैस। तो अगर हम इसमें देखें, ए का ऑप्शन 2 है, तो ए का ऑप्शन 2, 3 और 4 दोनों में आ रहा है। फिर है बी का ऑप्शन हमारे पास है 1, बी का 1 हमारे पास 4 में आ रहा है। सी का है हमारा ऑप्शन 4, जो कि ऑप्शन 4 में है, और डी का ऑप्शन 3 है। जो बेटा करेक्ट आंसर हमारे पास है इसका यहाँ पर, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 36 पर आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, कहते हैं सही ग्राफ क्या होगा इसमें। तो पहली चीज देखो यहाँ पर, अगर डेल्टा H माइनस में है, इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम कहां पर है, एक तो इस वाले ग्राफ में है, और दूसरा इस वाले ग्राफ में। यहां तो नहीं है, इन दोनों में ही नहीं है। तो सेकेंड और फोर्थ तो आउट ऑफ सीन हो चुके हैं। दूसरा, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, ये होती क्या है, ये डिफरेंस होता है प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी तो ये पूरी हो गई, ये HR होता है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी इतनी है, मतलब ये लाइन। तो ये जो इतना आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या है, डेल्टा H, और ये होता है HP माइनस HR, और ये आपको दिया हुआ -74.8। तो ये जो एनर्जी आपको दिख रही, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट विल डिसाइड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और जो करेक्ट बेटा ग्राफ है वो है तीसरा है, यहाँ पर पहला भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक रिएक्शन दी गई जो कि रिवर्सिबल है। A gives away to B, आपको इन्होंने कहा है कि बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड बाई फैक्टर ऑफ 2500। तो केसी क्या होता है, पहले केसी फाइंड कर लो, KF/KB होगा। बैकवर्ड KB दिया हुआ है 2500 ऑफ KF, दिया आएगा 1/2500। KP पूछ रहे हैं, KP क्या होता है, KC RT की पावर डेल्टा N होगा। KC हो गया 1/2500। R की वैल्यू इन्होंने दे रखी 0.0831। टेम्परेचर इन्होंने दे रखा है 1000 केल्विन, और डेल्टा N की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो KP बेटा कितना होगा, ये होगा हमारे पास 83.1/2500। इसको हमें बेटा सॉल्व करना है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा लगभग वो इतना आएगा 0.33, क्योंकि 25 × 3 75 होता है लगभग। यह आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन 1 आएगा। नेक्स्ट, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट फॉर हीलियम 2+ एंड Li2+। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2.18 × 10⁻18 × Z²/n², ये होता है यहाँ पर। और रेडियस का क्या होता है, ये होता है 52.9 × n² / Z।
ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर हीलियम के लिए, हीलियम प्लस, तो क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर -18। हीलियम के लिए Z क्या होगा, 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और ऑर्बिट हीलियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1 बनेगा, इसका ही 1 बनेगा, तो N दोनों के लिए 1 हो जाएगा। लिथियम 2 प्लस की बात करें, -18 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपॉन 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर, तो ये आएगा लगभग 19 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 पॉइंट, और दोनों ही माइनस में आएंगे, ये माइनस में होता है बेटा। तो ये डेटा हमको कहीं यहाँ दिख रहा है, और तो कहीं एक साथ यहाँ भी सेम है। ठीक है, रेडियस आइए फाइंड कर लेते हैं। He प्लस के लिए रेडियस क्या होगी, 52.9 इंटू 4 बाई इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 2, तो 52.9 बाई 2 क्या होगा 27 समथिंग 26.4 आएगा। तो हीलियम प्लस की रेडियस 26.4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। हीलियम प्लस और लिथियम के लिए फाइंड कर लेते हैं। लिथियम 2 प्लस क्या हो जाएगी 52.9 अपॉन क्या होगा यहाँ पर 3 Z कितना होगा 3 होगा 3 17.6 आएगा। तो ये जो डेटा बेटा है इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका 1 भी सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। तो जो भी आंसर होगा बेटा आपका 1 और 3 भी सही है, दोनों भी हो सकते हैं इसमें। यहाँ पर फिलहाल 1 और 3 करेक्ट आंसर है इसके। यहाँ पर ये तरीका है, आपको इन फॉर्मूलेस को बेटा यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें आपको जो स्टार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटा चीजें दी थी, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए इसमें आप। यहाँ पर सबसे अगर बात करूं कम किसकी होगी इसमें, यहाँ पर जहां sp हाइब्रिडाइजेशन है। फिर भाई स्टेबिलिटी चेक करिए इसमें आप, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी ट्रिपल में, फिर डबल में और फिर सिंगल में। तो ट्रिपल मतलब क्या हो गया sp, क्या हो गया ट्रिपल मतलब sp, डबल मतलब sp2 और फिर सिंगल ही आ गया हमारे पास। तो जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है इसमें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है इसमें बेटा। यहाँ पर वाटर का डाइपोल सबसे ज्यादा होगा, देन आफ्टर अमोनिया का होगा, फिर क्लोरोफॉर्म का है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये सही है, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा इसी की ही होगी। तो जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ए और डी है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बेटा गलत है। आप भी जानते हैं O की नेगेटिविटी H से क्या होती है, C से ज्यादा होती है। तो OH बॉन्ड लेंथ जो वो CH बॉन्ड लेंथ से बड़ी हो ही नहीं सकती बेटा, वो हमेशा छोटी ही होगी। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि विटामिन का है। आपको मैच करना है कौन सी डिसीज होगी। तो विटामिन B12 से एनीमिया होगा, विटामिन D से रिकेट्स होगा, विटामिन B2 से चिलोसिस होगा, और B6 का ऑप्शन 2 हो गया। मतलब डी का ऑप्शन 2 है, डी ऑप्शन 2। ए के लिए 4 होगा, बी के लिए 3, बी के लिए क्या होगा हमारा 3, A4 B3 C1 D2। ये बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका यहाँ पर। नेक्स्ट कहते हैं इसमें से कौन सा ब्रोमीन सोल्यूशन को डीकलराइज नहीं करेगा। ये एल्कीन है, ये तो बिल्कुल करेगी, ये एल्कीन ग्रुप है बिल्कुल करेगी। ये एनिलीन है, ये भी करती है, ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमो बनाएगी। हाँ ये अलग बात है, उससे पहले ये एनिलीनाइड बनाती है, डायरेक्ट नहीं बनाएगी पर बनाएगी, डीकलराइज करती है। फिनॉल भी ब्रोमीन को डीकलराइज करेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाता है। अगर कोई नहीं करेगा तो वो साइक्लोहेक्सेन नहीं करता, सैचुरेटेड एल्केन है बेटा। ये इसमें संभव नहीं है, ऑप्शन 4 जो 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। आपको 4 मिक्सचर दिए गए हैं और उसको सेपरेट करना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, क्रूड ऑयल विद पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं।
एनिलीन पानी में इनसॉल्युबल होती है, स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, एंड ग्लिसरॉल को स्पेंटाइल से करेंगे डिस्टिलेशन इन द रिड्यूस प्रेशर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप खुद मैच करिए इसको। यहाँ पर डेटाबेस क्वेश्चन है सारे बेटा। ए के लिए 4 है, बी के लिए 3 है, A4B3, सी के लिए 1 है और सी के लिए 1 बेटा। ऑप्शन तीनों यहां मैच करते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा वो इसका ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 4 पे आते हैं। इन्होंने कहा कि H3PO4 को आयोनाइज करना है, तो अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो ये ब्रेक होगा H प्लस H2PO4 -1, H2PO4 -1 फर्दर ब्रेक होता है H प्लस HPO2 एंड HP4 माइनस बेटा ब्रेक होता है किसमें, H प्लस PO4 माइनस, ये होता है बेटा इसमें। यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, इसका Ka2 होता है, इसका Ka3 होता है, ओवरऑल का Ka होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। एक तो रिलेशन बेटा ये हो गया। दूसरी बात, जितने ज्यादा अगर H प्लस ज्यादा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ज्यादा होगा, मतलब Ka1 Ka2 से ज्यादा होगा और Ka2 Ka3 से ज्यादा होगा, मतलब C सही है, A भी सही है, क्योंकि अगर आप इसमें लॉग लेंगे तो यही बेटा एक रिलेशन बनेगा। और तीसरा क्या है, H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है, जितने H उतना स्ट्रॉन्गर। तो A B C तीनों बेटा सही है, D गलत है आपका इसमें यहाँ पर, और A B C करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ये इसका करेक्ट आंसर है विथ दिस एक्सप्लेनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बेंजीन रिंग दी गई आपको बेटा इसमें, यहाँ पर बताना फाइनल प्रोडक्ट क्या है। COCN। इन्होंने ग्रिग्नार्ड को एक्सेस में लिया बेटा, तो अगर एक्सेस में लिया है तो इसकी रिएक्शन यहां भी होगी और इसकी रिएक्शन यहां भी होगी। तो अगर आप कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराएंगे तो हमेशा अल्कोहल बनेगी, और अगर आप CN पे साइनाइड पे कराएंगे तो बेटा हमेशा क्या बनेगा यहाँ पर, इस केस में आपका बन जाएगा, ये आपका कीटोन बन जाएगा आपका इसमें यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होना चाहिए अल्कोहल और कीटोन, ये बेटा ऑप्शन 4 में बनना आपका। यहाँ पर अल्कोहल तो बनना पर साइनाइड है जो कि गलत है। यहाँ दोनों जगह अल्कोहल बन गया, ये भी गलत है। यहाँ दोनों जगह कीटोन बन रहा है, ये भी गलत है। अल्कोहल और कीटोन दोनों बेटा यहाँ बने, इसीलिए यही करेक्ट आंसर है। तो ये है बेटा वो सोल्यूशन जो कल आए 45 क्वेश्चंस के इसमें। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से समझाऊं, और पूरा प्रयास ये रहा कि आप इसको देखेंगे डीपली, थोड़ा समय देकर तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। बट हाँ, जो बच्चे अभी क्लास 12 में परसोएंगे उनको चीज़ें हो सकता है उतनी सारे क्वेश्चन को क्लियर ना हो, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी ना हो। बट जिन्होंने भी नीट का पेपर दिया हुआ है या दे चुके हैं, उनको ये आंसर समझ में आएंगे। हाँ, जो 11th में हैं और जो 12th में हैं, इसमें उन्होंने जो जो टॉपिक पढ़ा होगा उससे वो अपने आंसर को, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, और एक देख भी सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं और कैसे अप्लाई करने हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे उसको आंसर में कन्वर्ट करना है। तो इसी के साथ आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।